गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी इतिहास आएगा टॉपिक वाइज हम एक एक वंश को और प्रागैतिहासिक काल, इतिहास काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस माध्यम से टॉपिक वाइज है ना, प्रत्येक वंश को एक एक करके सभी का एक एक वंश का एमसीक्यू टॉपिक वाइज किया जाएगा। ठीक है भाई, तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और जिन्होंने भाई पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक से क्या है वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सभी चीजें का आपको एक एक करके आप देख सकते हैं भाई। चलिए, और जो नए हैं भाई उनके लिए तो एक साथ सभी कंटेंट एक साथ आपको मिलने वाला है। और जो लगातार हमारे चैनल के साथ बने हैं उनको तो पता ही है भाई कि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाता है ना। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है भाई? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिला में स्थित है? तो चितवा डोंगरी नाम ने आपने काफी बार सुना होगा। चितवा डोंगरी, ये डोंगरी जो है चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिला से संबंधित है? तो याद रखना है कांकेर जिला, गरियाबंद जिला, राजनांदगांव जिला या कवर्धा जिला। तो ये आता है भाई आपके राजनांदगांव जिला में। किस जिला में आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चितवा डोंगरी की। अगर आपको बात किया गया है तो चितवा डोंगरी की जो गुफाएं हैं याद रखना है राजनांदगांव, ठीक है। क्या हो जाएगा? राजनांदगांव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? चंवर ढाल, तो देखिए चंवर ढाल पहाड़ी कहां पर है याद रखना है। तो ये भाई हसदेव नदी और एक है आपका कौन सा नदी? हसदेव नदी और मांड नदी। हसदेव नदी और मांड नदी के बीच के जो बेसिन है इसी को कहते हैं भाई चंवर ढाल। इसमें जो पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं? चंवर ढाल की पहाड़ी। तो जो मांड नदी और हसदेव नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? चंवर ढाल कहते हैं, ठीक है। और इसी चंवर ढाल में याद रखना है आपका सिंघनपुर की जो गुफा है। कहाँ है सिंघनपुर की गुफा? तो याद रखना है रायगढ़। कहाँ है? रायगढ़। तो सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं रायगढ़ में वो हसदेव मांड नदी बेसिन के जो क्या नाम से जाना जाता है? चंवर ढाल की पहाड़ी। इसी पर स्थित है भी आपका सिंघनपुर की गुफाएं जो स्थित है आपके रायगढ़ जिला में। क्लियर है? तो इतने चीजें को आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण युग के एक होता है भाई पाषाण युग को कितने भाग में बांटा जाता है? पूर्व पाषाण, ठीक है। पूर्व पाषाण हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका नव पाषाण, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, और उसके बाद हो जाएगा उत्तर पाषाण। कहते हैं क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण। और एक हो जाएगा आपका चौथा नंबर में हो जाएगा आपका नव पाषाण। कौन सा हो जाएगा भाई? नव पाषाण, ठीक है। तो इतनी चीजों को याद रखना है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व पाषाण से कहां से हुए? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़ और कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो देखिए अगर पूर्व पाषाण की बात की जाए तो पूर्व पाषाण में जो औजार प्राप्त हुए वो सिंघनपुर जिला रायगढ़ की गुफाओं से प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद अगर मध्य पाषाण में बात की जाए तो ये प्राप्त हुआ है आपका कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो पहले नंबर पे ये आएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ये वाला, फिर है भाई आपका पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार आपको क्या है व्यवस्थित करना है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कौन सा आएगा? उसके बाद उत्तर पाषाण। तो उत्तर पाषाण के जो औजार मिले भाई वो धनपुर से मिले, धनपुर जिला बिलासपुर से। और लास्ट याद रखना है जो अर्जुनी जिला दुर्ग से मिला है ये है भाई नव पाषाण है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको सीक्वेंस से करेंगे तो पहले पे सिंघनपुर 3,
फिर ये आपका चौथा नंबर, ठीक, फिर आपका पहले में धनपुर, थर्ड में, और लास्ट में आ जाएगा आपका अर्जुनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन अब एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब वन लाइनर जो क्वेश्चन है भाई उसका समय समाप्त हो गया है, क्योंकि व्यापम भी काफी टफ एग्जाम लेना चालू कर दिया है ना। तो बिल्कुल आप कमर कस लीजिए कि अब आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल कूट में ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। अभी देखने, रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर गुफा है ये कौन से काल से संबंधित है? तो पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और पाषाण काल से किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये प्रसिद्ध है शैल चित्र, चित्रों के लिए। दीवार पर जो है चित्र बनाए गए हैं पहाड़ों में, पर्वतों में, गुफाओं में। तो याद रखना है किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे भाई पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो पूर्व पाषाण काल से कौन संबंधित है? अभी हमने देखे हैं सिंघनपुर की गुफाएं जो रायगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? तो ध्यान रखना है रायगढ़ में स्थित है सिंघनपुर की गुफाएं, जो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है शैल चित्र, रायगढ़ और सिंघनपुर की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण स्मारक कहां से संबंधित है? धनौरा, बसनाझार, कर्मागढ़ और आपका है भैंसागढ़ी। तो कहां से संबंधित है भाई? पाषाण स्मारक, पाषाण स्मारक कहां से संबंधित है? तो ये भाई धनौरा। कहां से संबंधित है? धनौरा से संबंधित है भाई आपका पाषाण औजार। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर हो जाएगा? धनौरा। चलिए उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग के, तो धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़ और कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। देखिए कुछ क्वेश्चन है भाई जो आपको कंफ्यूजन में ला सकता है ना, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के, पाषाण युग, तो पाषाण युग के औजार कहां से प्राप्त हुए भाई? सिंघनपुर गुफा जिला। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, होगा आपने औजार पूछा है, क्या पूछा है भाई? औजार, है ना, औजार पूछा है। तो औजार जो प्राप्त हुआ है भाई वो कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? औजार जो है वो कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? अब देखिए चितवा डोंगरी की बात किया जाए तो चितवा डोंगरी तो सबसे पहले हम याद रखना है ये कहाँ आता है? राजनांदगांव में। कहाँ आता है? राजनांदगांव में आता है भाई चितवा डोंगरी। अब चितवा डोंगरी में याद रखना है चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम इसका खोज किया था भाई भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्र नाथ मिश्र ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं? एक चीज याद रखना है आपको, क्या पूछे? छत्तीसगढ़ के महापाषाण युगीन, तो महापाषाण युगीन, महापाषाण से आपको याद रखना है मल्हार। महापाषाण से क्या याद रख लेना है? मल्हार। और मल्हार कहाँ है भाई? मल्हार है भाई बिलासपुर के समीप। ठीक है, कहाँ है? बिलासपुर के समीप एक स्थान है भाई मल्हार, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य काफी प्राप्त होते हैं। ठीक है, और मल्हार कौन से नदी पर बसा है भाई? ये आप लोग कमेंट करेंगे। नीडला नदी के तट पे बसा है, या फिर मनियारी नदी, अरपा नदी, या फिर खारून नदी। चलिए आप लोग कमेंट कर देंगे कि मल्हार कौन से नदी के तट पर बसा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे भाई ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले से संबंधित है? चलिए तो देखिए ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिला में स्थित है? तो देखिए रायगढ़ है, जसपुर है, बस्तर है, या फिर जांजगीर चांपा। तो आपने जितने भी ज्यादातर जो हमें पाषाण युग या पुरातात्विक पाषाण युगीन जो ज्यादातर औजार मिले भाई वो कहाँ से संबंधित है? ओंगना भैंसगढ़ी। और ओंगना भैंसगढ़ी आपको याद रखना है ये भी कहाँ है? रायगढ़ में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है,
वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, जाना जाता है था। तो देखिए वैदिक काल की बात किया, किस काल की भाई, वेदों के काल, वैदिक काल। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में जो छत्तीसगढ़ है इसको भाई क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो याद रखना इनमें से कोई भी नहीं। क्यों भाई, वैदिक काल में ऐसा भाई, वैदिक काल में जो है ना वो छत्तीसगढ़ का उल्लेख ही नहीं, अब उल्लेख ही नहीं है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा भाई। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको भ्रमित करने वाले भी एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे, है ना। अब किसी ने छत्तीसगढ़, किसी ने कौशल, तो किसी ने दंडकारण्य लगाया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है वैदिक काल, और वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भाई, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। तो वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है, दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक, ब्रह्मा दिक। तो देखिए वेदों में, है ना, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। तो वेदों में देखो बस्तर को किस नाम से वर्णित किया गया भाई, दक्षिण दिक के नाम से। किस नाम से भाई, तो याद रखना है दक्षिण दिक के नाम से बस्तर को वर्णित किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है। देखिए उस क्वेश्चन में जब हमने किया था तो उसमें पूछा था आपको वैदिक, और इसमें पूछा है क्या, प्राचीन। प्राचीन और वैदिक, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। तो प्राचीन नाम है तो छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था भाई, तो ये था दक्षिण कोसल। क्या कहा जाता था, दक्षिण कोसल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। क्लियर है, तो याद रखना है दक्षिण कोसल। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भाई, छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, उत्तर कोशल, पश्चिम कोशल, दक्षिण कोशल, पूर्व कोशल। तो याद रखना है, देखिए क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए वही है। महाकाव्य रामायण में, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है। महाकाव्य रामायण में, रामायण की बात क्या है, तो सुंदरवन बिल्कुल गलत होगा, दंडकारण्य सही हो सकता है, किष्किंधा गलत है, चित्रकूट गलत है। तो क्या हो जाएगा, रामायण में किस नाम से पुकारा गया है बस्तर को, तो दंडकारण्य, ठीक है। चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है, बोली है, उसका नाम क्या है। देखिए भाषा और बोली में क्या है भाई, छत्तीसगढ़ी एक भाषा है, छत्तीसगढ़ी क्या है भाई, एक भाषा है ना। अब छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली क्या है भाई, बोली जो है वो एक क्षेत्र में बोली जाती है ना, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंतराल में जो बोली जाती है उसको बोली कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ी भाषा में आपने अपने ही जिले में देखे होंगे, जिस जिले में आप निवास करते हैं, आपके ही 10 किलोमीटर के गांव के आसपास के लोग थोड़ा सा कुछ वर्ड को अलग अलग तरह से बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बोली। जो सामान्य 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर में वो हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो हो जाता है बोली। लेकिन भाषा क्या है भाई, छत्तीसगढ़ी एक भाषा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ी का जो प्राचीन भाषा नाम क्या था भाई, कोसली कहते थे। क्या कहते थे, कोसली। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन भाषा का नाम क्या था, तो ये था कोसली, ठीक है। याद रखना है क्या चीज, कोसली। और कोसली से याद रखना है एक तोसली। तोसली जो था भाई वो कलिंग की राजधानी थी, है ना। कलिंग की राजधानी तोसली थी जो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है। देखिए तुरतुरिया से याद रखेंगे किस ऋषि से संबंधित। अब तुरतुरिया से आपको एक चीज याद आता होगा भाई, लव कुश की जन्म स्थली है। क्या है, लव और कुश की जन्म स्थली है भाई तुरतुरिया। और इसी में भाई वाल्मीकि का आश्रम था, वाल्मीकि, ठीक है। तो वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ था, तुरतुरिया। और ये वर्तमान में अगर बात की जाए तो किस जिला में आता है, बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार। हाँ, और बलौदा बाजार से एक चीज याद रखना भाई, पलारी महासमुंद में नहीं आता भाई, बलौदा बाजार में आता है। पलारी जो है वो कहाँ आता है, बलौदा बाजार में आता है, ठीक है। कल मैंने इसको महासमुंद बता दिया था, बलौदा बाजार, ठीक है।
तो याद रखना है पलारी बलौदा बाजार में आता है और बलौदा बाजार से संबंधित है वाल्मीकि आश्रम, और वाल्मीकि आश्रम से याद रखना है तुरतुरिया, और तुरतुरिया से याद रखना है भगवान राम के जो पुत्र हुए थे लव कुश, उनका जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के अनुसार कौन सा कथन भाई सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, चलिए देख लेते हैं। मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, बिल्कुल देखिए जब क्या हुआ था भाई, युधिष्ठिर ने देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ उसके बाद, युद्ध होने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ कराया था, और अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद एक अश्व मतलब घोड़ा छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जिस जिस राज्य में जाएगा, जिस जिस राज्य में जाएगा वहां के राजा को या तो युधिष्ठिर से युद्ध करना पड़ता या फिर हार स्वीकार करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? या तो उस घोड़े को पकड़कर वो युधिष्ठिर के साथ युद्ध लड़ता या फिर अपने आप को युधिष्ठिर को क्या करता? समर्पित कर देता, अर्थात युधिष्ठिर से हार मान जाता है ना। तो देखिए क्या हुआ फिर, जब जो घोड़ा चलते 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 वो एक दिन कहां पहुंच गया भाई? कहां पहुंच गया? हैहवंशी राजा मयूरध्वज की राज्य में पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद मयूरध्वज ने क्या किया? उस घोड़े को पकड़ लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत भाई। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया। तो मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया, ये सही है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, इसका ये कथन गलत है भाई। इस विवाद का जो समाधान है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मयूरध्वज को संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थान से। अब देखिए राजा मयूरध्वज का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ के किस किस स्थान से भाई? तो याद रखना है प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मयूरध्वज का संबंध किस किस स्थान से है? तो किस किस स्थान से है? ये क्या अभी कॉपी हो रहा है, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा। चलिए तो इसमें हाँ मयूरध्वज का संबंध कहाँ कहाँ से है? तो एक तो भाई आरंग और दूसरा याद रखना है रतनपुर। तो दोनों जगह से उनका संबंध है भाई, आरंग और रतनपुर से उन्होंने शासन किया था। तो 1 और 3 है भाई ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो क्या याद रखना है? एक आरंग याद रखना है और दूसरा याद रखना है आपको रतनपुर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये भाई रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र। तो छत्तीसगढ़ के जो ऋषभ तीर्थ की जो जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होता है वो भाई महाभारत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो महाभारत से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए भाई अब जो है एग्जामिनर काफी चालाक हो गया भाई, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसाएगा जिस क्वेश्चन को आप एकदम हल्के में लेते हैं ना, क्योंकि अब एग्जामिनर को भी पता हो गया भाई, क्योंकि बच्चे जो है वो खाली इंपॉर्टेंट करके इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देता है, और जो सामान्य क्वेश्चन रहता है उसमें भाई क्या करते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी कारण जो भाई अब एग्जामिनर भी थोड़ा सा चालाक हो गया, वो तो ऐसे भी पहले से ही चालाक है ना। तो अब आपको करना क्या है भाई, आपको सामान्य जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि जो है हमें धोखे में नहीं रहना है कि हर बार कठिन ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। भाई तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने बताया था क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाभारत के अनुसार किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नाव, अरे क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, ये महाभारत काल बता दिया था। चलिए महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम
रत्नावलीपुरम था। तो रत्नावलीपुरम मतलब रतनपुर, और रतनपुर का ही नाम क्या था, रतनपुर। और इसी को मणिपुर भी कहा जाता था, मणिपुर भी कहा जाता था। तो इनके समय समय पर अनेक नाम परिवर्तित हुआ है। तो याद रखना है रत्नावलीपुरम अर्थात रतनपुर। और रतनपुर से याद रखना है भाई माता महामाया मंदिर है। कौन सा है भाई, महामाया मंदिर। तो माता महामाया मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है रतनपुर में है। ठीक है, कहाँ है, रतनपुर में है महामाया मंदिर। और किसने बनवाया था, कलचुरी वंश के शासकों ने। कलचुरी वंश के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, माता महामाया मंदिर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा कहाँ क्या है। तो आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है, भगवान विष्णु की, शिवलिंग की, आदिनाथ की, बुद्ध की। तो किसकी है भाई, आनंद प्रभु कुटी विहार में जो है वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हो क्या रहा है भाई बोर्ड को, चलिए ठीक, ओके। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर अर्थात छत्तीसगढ़ आए थे। तो किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि भगवान गौतम बुद्ध, देखिए इन्हीं को क्या कहते हैं भाई, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, तो याद रखना है एशिया का प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको, भगवान गौतम बुद्ध को। तो इसका जो उल्लेख है भाई वो अवदान शतक में मिलता है। किसमें मिलता है, अवदान शतक। और ज्यादातर क्वेश्चन आप फंसते हैं भाई, अगर ए और बी दे देते हैं, उपयुक्त सभी दिया जाता है, लेकिन हर बार उपयुक्त सभी ए और बी होना जरूरी नहीं है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अवदान शतक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भाई, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। देखिए कितने महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और उसमें शक्तिशाली कौन सा था भाई, तो वो था भाई आपका पाटलिपुत्र महाजनपद। कौन सा, पाटलिपुत्र जो महाजनपद था वो सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली था। और उसी में भाई चेदी महाजनपद, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था आपका छत्तीसगढ़। कौन सा, तो चेदी महाजनपद से याद रखेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित कथन पढ़िए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। क्या है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य से प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मौर्य साम्राज्य ऊपरी हिस्सा में कवर करता था, तो बिल्कुल सही होगा। फिर है, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ। सरगुजा क्षेत्र के सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल राइट है। फिर है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। देखिए इसके लिए अशोक का कलिंग अभिलेख नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, 1 और 2, क्या होगा, 1 और 2। अशोक का जो कलिंग अभिलेख है भाई वो उनके और कलिंग के बीच के संबंध को दर्शाता है ना, तो ये सही नहीं है। तो क्या होगा हमारा 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सुतनुका नामक देवदासी, देवदासी मतलब देवों की दासी, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस स्थान से होता है, सीताबेंगरा, जोगीमारा, किरारी या गुंजी। तो आप सभी को पता है सुतनुका ये क्या थे, नर्तकी थी। क्या थी, नर्तकी। और एक नर्तक था, कौन सा, देवदत्त। कौन सा, देवदत्त। इनकी जो प्रेम संबंध है, इनकी प्रेम संबंध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा की गुफा जो कहाँ स्थित है, रायगढ़ में। ठीक है, तो याद रखेंगे जोगीमारा की गुफा से इनकी प्रेम संबंध के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो जोगीमारा की गुफा, सुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा। चलिए आगे बात है, छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं। तो प्राचीन थिएटर, छत्तीसगढ़ में प्राचीन थिएटर के अवशेष रायगढ़, मैनपाट, रामगढ़ या बैलाडीला। तो कहां से मिला है, रामगढ़ की पहाड़ियों से। कहां से मिला है, तो प्राचीन थिएटर की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ियों से। ठीक है, कहां से मिले हैं, तो रामगढ़ की पहाड़ियों से। चलिए ठीक है, और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ भाई, सीताबेंगरा की गुफा है,
सीता बेंगरा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी में कौन सी गुफा है? सीता बेंगरा की गुफा। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में याद रखना है कौन सी गुफा है? सीता बेंगरा की गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा। ठीक है, चलिए आगे है। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? इन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? तो देखिए क्या पूछा है। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व मतलब ईसवी सन से पहले, ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। तो ध्यान रखना है, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, तो उसको क्या कहा जाता है भाई? तो याद रखना है आहत मुद्रा एवं पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। ठीक है, आहत मुद्रा या पंचमार्क की मुद्रा कहा जाता था। चलिए आगे है फिर, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़? तो ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो कुषाण वंश के जो सिक्के मिले हैं भाई, वो कहां से मिले हैं? बिलासपुर से मिले। कहां से मिले हैं? बिलासपुर से मिले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? अब जो किरारी काष्ठ स्तंभ है, काष्ठ मतलब होता है भाई लकड़ी का स्तंभ। क्या होता है? लकड़ी। काष्ठ मीन्स लकड़ी के स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित इस किरारी जो है ये किस वंश से संबंधित है भाई? तो याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। किस वंश की? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो देखिए अभी पढ़े ना, छत्तीसगढ़ में सातवाहन के जो सातवाहन वंश से संबंधित जो काष्ठ स्तंभ मिला है वो कहाँ से मिला है? लकड़ी का किरारी। और पचराही याद रखना है, ये कवर्धा में है ना, कवर्धा जिला में है एक पचराही स्थान। ठीक है, तो किरारी काष्ठ स्तंभ सातवाहन वंश बिलासपुर जिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फिर। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? देखिए क्वेश्चन अच्छा है भाई, क्या पूछा है। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के, रोम के, देखो अब आयात निर्यात होता है भाई, तो एक देश की मुद्रा दूसरे देश में आता है जाता है ना, क्योंकि व्यापारी लोगों को क्या है, उस देश से मुद्रा लेना है, यहाँ देना है, वहां देना है ना। तो फिर क्या है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार जो है वो रोम के साथ हुआ करता था। तो पाल, चकरबेड़ा, रतनपुर और मल्हार। तो सोन के सिक्के याद रखना, ये चकरबेड़ा कहां से मिले थे? चकरबेड़ा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए। सातवाहन नरेश अपिला की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सातवाहन वंश के राजा अपिला की एकमात्र मुद्रा, सातवाहन नरेश अपिला की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा के किस स्थान से भाई, किसकी मुद्रा पूछ रहे? सातवाहन वंश के राजा अपिला की एकमात्र मुद्रा बालपुर, पुशौर, तमनार या फिर लैलूंगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बालपुर से। कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है बालपुर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है। इसमें ऑप्शन इसमें आ गया है, पेज थोड़ा है ना, चलिए ठीक है।
राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। देखिए क्या पूछा गया है, राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी, यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता था। देखिए राजकुमार वरदत्त ने कितने गाय दान दी थी, 1000 गाय दान में दी थी, यह स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो ये ग्राम जाना जाता है गुंजी ग्राम शक्ति। क्या हो जाएगा, गुंजी ग्राम शक्ति। पहले ये गांव आता था जांजगीर चांपा में, लेकिन अभी वर्तमान में आता है शक्ति। तो क्या याद रखना है, गुंजी ग्राम शक्ति से प्राप्त होता है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय क्या थी भाई, दान में दी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, अब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं ना, इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, याद रखना। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम क्या था, कोसल के शासक का नाम क्या था, शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या फिर महिपाल। अब देखने कोसल के शासक, कोसल बोला जाए तो दक्षिण कोसल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है, हो क्या गया अभी इसको। हाँ देखिए, इसी क्वेश्चन में कई लोग फंसते हैं ना। यहाँ क्या पूछा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल, ये कोसल के शासक पूछा है, कोसल के शासक, और एक पूछता है दंडकारण्य के शासक, है ना। ठीक है, तो याद रखना है जो कोसल का शासक था भाई वो था महेंद्र। कौन था, महेंद्र। ठीक है, याद रखना है क्या, कौन थे, महेंद्र थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी महेंद्र। चलिए आगे है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना गया है, तो कोसल के नाम से पुकारा गया है। बिल्कुल सही। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को, देखिए कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित, ये देखो सम्मिलित नहीं किया था भाई। देखिए क्या करता था समुद्रगुप्त, युद्ध जीतने के बाद राजाओं को कर, राज्य को खुद शासन करो करके छोड़ देता था और उसके बदले में वो कर लेता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, तो क्या होगा 1 और 2 इसका सही है। ठीक है, तो 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार छत्तीसगढ़, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता था, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी है। देखो बहुत सारे स्थान उन्होंने जीता था, इनमें से चारों ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ से संबंधित 2 कौन थे, तो एक था भाई कोसल, जिसको दक्षिण कोसल, और एक है महाकांतर। इसका राजा कौन था, व्याघ्र राज था, है ना। महाकांतर का कौन था, व्याघ्र राज था। ठीक है, इनका राजा, तो याद रखना है कोसल और महाकांतर। तो 1 और 3 इसका विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में है तो आगे बिल्कुल आप लोग कमेंट करते जाएंगे। चलिए आगे भाई, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राजा, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था, तो कौन था भाई, कोसल का महेंद्र। ठीक है, कोसल का महेंद्र, और व्याघ्रराज महाकांतर का शासक था। तो दोनों याद रखना है। ठीक है, काफी बार कंफ्यूजन भी होता है। चलिए, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणा अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, तो किरारी तो सातवाहन से होगा, नालंदा ये नहीं होगा, ये तो नालंदा जो है वो बिहार में है, गया बिहार में है। तो क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। प्रयाग प्रशस्ति देखो उनकी क्या भाई रचना है, किसने किया था, बाणभट्ट ने किया था, और बाणभट्ट ने फिर उसको इसी रचना में बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति इसी को कहा जाता है। ठीक है भाई, आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन लिखे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। और जिन्होंने भाई पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां एक एक करके टॉपिक वाइज देखिए। आपका कहीं ना कहीं एमसीक्यूज के माध्यम से आपका ऑप्शनल लगाने की जो क्षमता है उसमें काफी वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए
तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।